पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। उन क्वेश्चन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और जिन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। एक बात और कहना चाहूँगी कि जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो आपके चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, या फिर डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम हो, या फिर स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए मेरे सारे वीडियोस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप जब एक बार इन सभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस को उठा के स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस लगभग सेम हैं। ठीक है, बस उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी वीडियोस हैं, वो सभी आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसका सब्जेक्ट की पॉलिटिकल साइंस है। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंतर्गत 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, यानी हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हैं। तो हर क्वेश्चन को आप लोग अटैम्प्ट करिएगा, तो शुरू से लेके लास्ट तक सारे वीडियोस को देखिएगा, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझसे शेयर करिएगा। क्विज कैसी लग रही है, प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, तो उसे भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस 2। स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। Amongst the following, the characteristics of which system have been incorporated in the Constitution of India? आपके ऑप्शन है पहला characteristics of federal system, characteristics of unitary system, characteristics of both the federal and the unitary system, characteristics of the confederation system। यानी हिंदी में भी मैं ऑप्शंस को पढ़ देती हूँ कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं शामिल हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं, तीसरा है दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, और चौथा है परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। 2 सेकंड मैं रुकी रहूँगी, फिर इसका आंसर बताऊँगी आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द फेडरल एंड यूनाइटरी सिस्टम। तो चलिए हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में किन किन संघीय और एकात्मक विशेषताओं को अपनाया गया है, या क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान से संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी है। तो केशी वियर जो एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं, अतः भारत का संविधान संघीय कम तथा एकात्मक अधिक है। जो भारतीय संविधान में जो संघात्मक लक्षण है वो है केंद्र राज्य में पृथक पृथक सरकारें, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। और इसमें भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? तो एकात्मक लक्षण के अंतर्गत है एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी एक ही न्याय व्यवस्था है सभी नागरिकों के लिए, इकहरी नागरिकता, यानी सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, संघ तथा राज्य के लिए एक ही संविधान, यानी संघ तथा सभी इकाई राज्यों को के लिए एक ही संविधान का प्रवर्तन किया गया है संविधान में, केंद्र सरकार को राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, संविधान संशोधन में सरलता, संकट काल में एकात्मक स्वरूप तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने का राज्यपालों का अधिकार। तो ये सभी विशेषताएं जो हैं वो एकात्मक विशेषताएं हैं। और संघीय विशेषताएं क्या क्या हैं भारतीय संविधान की? केंद्र राज्य में पृथक पृथक सरकारें, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तथा स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना।
तो ये भारतीय संविधान की ये विशेषताएं हैं जो संघात्मक हैं और एकात्मक हैं। तो भारतीय संविधान में संयुक्त रूप से संघात्मक तथा एकात्मक दोनों विशेषताओं को अपनाया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों संघीय तथा एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, संघीय सूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट? आपके ऑप्शन है पहला 97, दूसरा 100, तीसरा 74 और चौथा 72। आपको ये बताना है कि संघीय सूची में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 97। यानी संघीय सूची में 97 विषयों को सम्मिलित किया गया है। कहीं कहीं पे इसका आंसर 100 भी दिया जाता है, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो है 97। तो संघ व राज्यों के, इसका थोड़ा सा हम डिटेल जान लेंगे कि संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन 3 सूचियों के आधार पर होता है, जिन्हें संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट व समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। देखिए, जो संघीय सूची है, यहाँ पे जब संघीय सूची की बात आ रही है तो संघीय सूची में कौन कौन से विषय हैं इन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीति को अपनाना आवश्यक कहा जा सकता है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्रदान किया गया है। इस सूची में 97 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: रक्षा व वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि। राज्य सूची के बारे में भी जान लेते हैं, यानी स्टेट लिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें कुल 66 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा विषय और ये पूछ लेगा कि ये किस सूची का विषय है। तो आपको संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं और साथ ही साथ ये कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। समवर्ती सूची के बारे में भी जान लेते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, कि कानूनी दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। लेकिन जब 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 हुआ तब ये हुआ कि जो राज्य सूची के 4 विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पशु पक्षियों की रक्षा और नाप तौल, इन 4 विषयों को समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भी शामिल किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से जो वर्तमान स्थिति है, तो उसमें इस समय समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हो गए हैं। ठीक है, तो इनमें से जो प्रमुख विषय हैं वो है फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास तथा पुरातत्व, शिक्षा तथा वन आदि। इन सूची पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ये कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को, इस सूची पर बनाए गए केंद्र सरकार के कानूनों को ही वरीयता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त तो कुछ अविशेष विषय भी हैं जो कि भारतीय संघ में कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में ये कंप्लीट डिटेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशंस विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड? आपके ऑप्शन है पहला संथानम आयोग, दूसरा सरकारी आयोग, तीसरा शाह आयोग और चौथा ठक्कर आयोग। आपको बताना है कि केंद्र राज्यों की संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशंस विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग क्या था, इसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए 1967 से 82 के वर्षों में अनेक पक्षों द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। तो अकाली दल आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के आधार पर राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। जो अकाली दल था वो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के आधार पर राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। अतः केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के लिए मार्च 1983 में, ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्च 1983 में न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया और इसने जुलाई 1985 में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े हुए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के अंश भी सरकारिया आयोग को विचार के लिए सौंपे गए थे। जो आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव था उसे भी सरकारिया आयोग को विचार के लिए सौंपा गया था, जिसके उपरांत 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट को नवंबर 1987 में सरकार को प्रस्तुत किया और रिपोर्ट ये कितने 1600 पृष्ठों की थी और 2 खंडों में विभाजित थी। ठीक है, तो इसने जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी वो ये था कि सुदृढ़ केंद्र की अपरिहार्यता होनी चाहिए, यानी केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। इसके उपरांत इसने जो सिफारिश प्रस्तुत की थी वो थी राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू होना चाहिए। वित्तीय व्यवस्था के संबंध में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। समवर्ती सूची के मसले पर, जिसके अंतर्गत राज्यों को ऋण, राज्यों को में केंद्रीय रक्षा बल तथा अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सरकारिया आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक संक्षिप्त डिटेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, आपके ऑप्शन है पहला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, चौथा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। हिंदी में ऑप्शन को देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपके ऑप्शन है पहला संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और चौथा है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपको ये बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को नहीं वरन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। संसद तथा राज्य की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के लिए क्या होगा, न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड अंडर, आपके ऑप्शन है पहला अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 74, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 75, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 356 या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 368। आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ठीक है, तो जो 356 आर्टिकल है वो
मुख्यतः प्रावधानित होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। तो अगर जो राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यानी किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में राज्यपाल के प्रतिवेदन करने पर संकट काल की घोषणा कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जो संबंधित राज्य में जहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वहाँ का संपूर्ण कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। ठीक है, और ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक संक्षिप्त डिटेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, आपके ऑप्शन है पहला राज्यसभा के प्रति, दूसरा लोकसभा के प्रति, तीसरा राष्ट्रपति के प्रति या फिर चौथा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो आपको ये बताना है कि केंद्रीय मंत्री परिषद यानी सेंट्रल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू यानी सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के प्रति। देखिए, जो भारत में जिस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को अपनाया गया उसका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस विभाग से संबंधित विधेयक को या कोई भी उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दिए तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो यही सामूहिक उत्तरदायित्व का सार है। सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मंत्रिमंडल को एक संगठित शक्ति का रूप प्रदान किया गया है और इस आधार पर राष्ट्रपति तथा संसद के सम्मुख मंत्रिमंडल की स्थिति बहुत अधिक सुदृढ़ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के प्रति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। आपके ऑप्शन है पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 10 और चौथा 15। आपको ये बताना है कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये राज्यसभा में जितने भी व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं उनका मनोनयन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये सभी सदस्य जो होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, साहित्य, कला, खेल और विज्ञान, इस सब से संबंधित क्षेत्रों के ये 12 सदस्य होते हैं और जिन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, आपके ऑप्शन है पहला संसद द्वारा, दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा विधि मंत्री द्वारा और चौथा राष्ट्रपति के द्वारा। ए पहला पार्लियामेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा लॉ मिनिस्टर और चौथा प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोग आज मुझे कमेंट करके ये बताएंगे, ये आप लोग का होमवर्क भी है, कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है? Who has the power to review the judgment delivered by the Supreme Court? आपके ऑप्शन है पहला द प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा स्पीकर, तीसरा सुप्रीम कोर्ट और चौथा यूनियन लॉ मिनिस्टर। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय या फिर केंद्रीय विधि मंत्री। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या होती है कि कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 द्वारा कि सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों की पुनरावलोकन करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आपके ऑप्शन है, पहला 65 वर्ष, दूसरा 60 वर्ष, तीसरा 62 वर्ष और चौथा 70 वर्ष। द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज आर 65 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, आपके ऑप्शन है, पहला विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, तीसरा राज्यसभा के सदस्य और चौथा मंत्रिपरिषद के सदस्य। इंग्लिश में देख लेते हैं ऑप्शन को। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तीसरा है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और चौथा है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपसे पूछा गया है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं कौन, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के सदस्य, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सदस्य। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? आपके ऑप्शन है, पहला 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 महीने और चौथा 6 महीने। ए नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी ए मिनिस्टर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन आर फर्स्ट 1 ईयर, सेकेंड 2 ईयर, थर्ड 3 मंथ्स और चौथा है, फोर्थ है 6 मंथ। आपको बताना है कि संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितने अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 महीने तक। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो संसद का सदस्य नहीं है, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का अगर सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। अगर वो 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने की अवधि तक ही ऐसा व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। 6 महीने की अवधि के दौरान ही उसे संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है जिन्हें मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, आपके ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चौथा है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है, पहला 30 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष और चौथा 40 वर्ष। द मैक्सिमम एज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी, ऑप्शंस आर फर्स्ट 30 ईयर्स, सेकेंड 35 ईयर्स, थर्ड 25 ईयर्स और चौथा 40 ईयर्स। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप अंत तक जरूर से देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 35 ईयर, यानी द मैक्सिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर शुड बी 35 ईयर्स।
क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, आपके ऑप्शन है पहला मुख्यमंत्री, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा गवर्नर और चौथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज, आप फर्स्ट ऑप्शन इज चीफ मिनिस्टर, सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड गवर्नर एंड फोर्थ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? आपके ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा गवर्नर। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? आपके ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। चौथा है गवर्नर। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गवर्नर यानी गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? हु इज़ द लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली? आपके ऑप्शन है पहला विरोधी दल का नेता, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष और चौथा विधानसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शंस आर लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, सेकंड ऑप्शन इज चीफ मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन इज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? आई होप ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर इजी क्वेश्चन के आंसर भी गलत टिक करके चले आते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए इन सभी क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस करनी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? द स्टेट गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ऑप्शंस आर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट और फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। बताना है आपको राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। द स्टेट गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो देखिए, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, और इसका उपबंध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। इनकी योग्यताएं क्या होती हैं कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में ये जो अनुच्छेद पूछा जाता है अक्सर कि इनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्य विधान परिषद का गठन होता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, दूसरा है निर्वाचक मंडल के द्वारा, तीसरा है मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा और चौथा है संसद के सदस्यों द्वारा। द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट वोटिंग, सेकंड ऑप्शन इज इलेक्टोरल कॉलेज, थर्ड ऑप्शन इज नॉमिनेशन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपको बताना है कि राज्य विधान परिषद का गठन किसके द्वारा या किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निर्वाचक मंडल के द्वारा। राज्य विधान परिषद का गठन होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया जाता है।
इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य विधान परिषद का सृजन करना चाहता है तो उस राज्य की विधानसभा अपनी विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर संसद को प्रेषित करती है और संसद उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो विधान परिषद अस्तित्व में आ जाती है। और यदि विधान परिषद का समापन करना हो तो सृजन के सूत्र से समापन भी किया जा सकता है। वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। ये 6 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश से भी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया विधानसभा में प्रेषित किया गया है। जब ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश से इसका विधान परिषद का क्या हो जाएगा? समापन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा बिहार। फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है और इसके बारे में डिटेल मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। नंबर 21, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? मनी बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी पास्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल विद इन। ऑप्शंस आर, पहला है 30 डेज, दूसरा है 14 डेज, तीसरा है 60 डेज और चौथा है 90 डेज। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 14 डेज, यानी 14 दिन के अंदर राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द। आपके ऑप्शन है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री और चौथा विधि मंत्री। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन इज चीफ मिनिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉ मिनिस्टर। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब सवाल उठता है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका अनुच्छेद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 234 से 237 के अंतर्गत भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके ऑप्शन है, पहला 1950, दूसरा 1956, तीसरा 1949 और चौथा 1952। इन विच ईयर राजस्थान हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड? 1950, 1956, 1949 या फिर 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1949। 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला 1952, दूसरा 1956, तीसरा 1962 और चौथा 1959। पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड इन राजस्थान बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन विच ईयर? ऑप्शंस आर 1952, 1956, 1962 और फिर 1959। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1959। देखिए, भारत में अमेरिका के सहयोग से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, किंतु यह योजना असफल रही, जिसके पश्चात बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1957 में सत्ता के विकेंद्रीकरण का त्रिस्तरीय सुझाव दिया, जिसको सरकार ने स्वीकार करते हुए 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू द्वारा उद्घाटित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन नंबर 24 में ही, तो आप लोग ईजिली इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। पंचायट्स वेयर गिवन
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 243। का डिटेल मैंने पहले ही दे दिया है। तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पंचायती सिस्टम इज, आपके ऑप्शन है पहला उच्च न्यायालय, दूसरा संघीय न्यायालय, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय और चौथा ग्राम सभा। हाई कोर्ट, यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर ग्राम सभा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पंचायती सिस्टम इज, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सभा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पंचायत सिस्टम इज ग्राम सभा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शन है पहला द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति, दूसरा 1949 की चीनी क्रांति, तीसरा 1945 में जर्मनी का विभाजन और चौथा सोवियत संघ का विघटन। द मेन रीजन फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर वाज एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949, पार्टीशन ऑफ जर्मनी इन 1945 एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोवियत संघ का विघटन। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसे शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण माना गया। इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आप लोग चाहें तो शीत युद्ध की समाप्ति नामक वो जो डिटेल वीडियो लेक्चर है उसे देख लेंगे तो आपका शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी, इसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी थे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है पहला अमेरिकी प्राधान्य, दूसरा रशिया की भूमिका, तीसरा है 77 समूह की भूमिका और चौथा है तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका। इन टुडेज वर्ल्ड सिनेरियो ए न्यू डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। पहला फर्स्ट ऑप्शन इज अमेरिकन hegemony, second option is role of Russia, third option is role of group 77 and fourth option is role of third world countries। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमेरिकी प्राधान्य, यानी वर्तमान विश्व परिदृश्य में जो एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है वह है अमेरिकी प्राधान्य। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है पहला 1949, दूसरा 1945, तीसरा 1948 और चौथा 1950। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949, 1945, थर्ड ऑप्शन इज 1948 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1958। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे क्वेश्चन का आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर 2 1945 में। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी उसकी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र मतलब मित्र राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया और अधिकार पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने द्वारा 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड का प्रतिनिधित्व अधिवेशन में नहीं हुआ था, उसके बाद में इस पर हस्ताक्षर किए गए और वह 51 सदस्य राष्ट्रों का एक मूल सदस्य बन गया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है पहला राज्य एक कृत्रिम संस्था है, दूसरा राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, तीसरा राज्य एक अनावश्यक संस्था है और चौथा राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग? फर्स्ट option is state is an artificial institution, state is a natural and necessary institution, third option is state is an unnecessary institution and fourth option is state has no obligation towards individual। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राज्य एक स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। स्टेट
इज़ नेचुरल एंड नेसेसरी इंस्टीट्यूशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप सभी लोग इन तक इस वीडियो को देखेंगे और अपने स्कोर को भी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएंगे। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका फीडबैक पाके मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने या मेरे फॉलोअर्स ने इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। तो अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट पे बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपसे कहूँगी कि नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। किस सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो या वो फेसबुक का ग्रुप है या फिर टेलीग्राम का ग्रुप हो। फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसी तरह के तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मगन रहिए, स्टडी करते रहिए। बाय, टेक केयर।